क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। इसमें हम देख रहे हैं अल्कोहल, फिनाल और ईथर के लेसन को देख रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में ईथर को स्टार्ट किया था। ईथर के जनरल इंट्रोडक्शन और इसका नामकरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था और इनके बनाने की विधि में एक दो विधियां देखे थे। आज इसके आगे की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। अगली हेडिंग डाल लो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से जो ईथर के समजात होते हैं, ईथर के समजात मतलब उसी टाइप के होते हैं, तो उनको उच्च ईथर में बदला जा सकता है। आप CH3 ले लो, Mg ले लो, Cl ले लो, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है। ठीक है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ये आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट है, और एक Cl और ये CH2O, CH2CH3 क्लोरोमेथिल, इसका नाम होगा क्लोरोमेथिल एथिल ईथर। अरे क्लोरो हो गया, मेथिल हो गया, एथिल हो गया और ईथर। इसको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करोगे ये क्लोरीन जो है, और इसके साथ मान लीजिए Cl है, यहाँ अगर I लिए होते I, तो ये जो है ऐसे आपस में जुड़ जाएगा, MgICl बन जाएगा, MgCl बन जाएगा, और CH3 CH2O, CH3 CH2O, CH2 CH3 ये बन जाएगा, MgCl ये बन जाएगा। इस तरह आप जानते ही हो क्या है, डाई एथिल ईथर। समझ में आया नहीं? देखो, क्लोरोमेथिल एथिल ईथर है, तो डाई एथिल ईथर के ही खानदान का है, लेकिन ये इसमें कार्बन की संख्या अधिक है, इसमें कार्बन की संख्या कम है। तो इसी के समजात वाले परिवार, समजात जो यौगिक है उसको और उच्च यौगिक में बदला जा सकता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से। समझ में आ गया? अगली रिंग डाल लो, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में जब बनाया जाता है, कोई भी रिएजेंट बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो सबसे पहले उसका सिद्धांत एवं अपक्रिया लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सिद्धांत एवं अपक्रिया। सिद्धांत में वही चीज बताते हैं कि क्या मिलाए हैं हम और क्या बना है, ये सिद्धांत, और उसके नीचे रिएक्शन दे देते हैं। तो सिद्धांत एवं अपक्रिया हो गई। फिर दूसरा चरण आता है उसका डायग्राम बनाना। डायग्राम बना करके फिर उसी के बारे में उसका प्रोसीजर लिखा जाता है। ठीक, इतने कार्य जो है होते हैं प्रयोगशाला विधि में। तो सबसे पहले हम सिद्धांत एवं अपक्रिया देखेंगे। प्रयोगशाला में जो है डाई एथिल ईथर बनाने के लिए जो है हम जो है एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं। क्या करते हैं? निर्जलीकरण। हाँ, एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा जो है हम जो है डाई एथिल ईथर का निर्माण करते हैं। अब एथिल अल्कोहल जो होता है किसके द्वारा निर्जलीकरण कराएंगे? साम्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा निर्जलीकरण कराते हैं। अपक्रिया हमने बता दिया है, फिर से देख लो। प्रयोगशाला में बनाने के लिए देखो, ये है C2H5OH एथिल अल्कोहल है, और इसको हम H2SO4 साम्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है पहले 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है गर्म करेंगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो आप जानते हो इस OH का H के साथ मिलकर के H2O बना लेगा, और बनेगा C2H5SO4 और प्लस H2O, यही तो जानते हो। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। सबसे पहले एथिल अल्कोहल जो है टांग H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब क्रिया करता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल जो है बनाता है।
अब दूसरे स्टेप में यही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है C2H5SO4 जो है पुनः जो है दूसरे पार्ट एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है। भाई ये इसका H जो है HSO4 ले लेगा और H2SO4 पुनः बना लेगा और C2H5 अपना C2H5O C2H5 जो है हमें देते हैं और ये H2SO4 पुनः जो यूज किए रहते हैं वो अलग हो जाता है जिसका नाम है डाई एथिल ईथर। समझ में आया कि नहीं? यानी सबसे पहले हम जो है एथिल अल्कोहल का 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, पहले एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करते हैं और हमें डाई एथिल ईथर मिलता है। देखो लोगे तो ढेर सारा आप अल्कोहल ले लोगे जी और उसमें जो है H2SO4 थोड़ा सा डाल दोगे और डालने के बाद अभिक्रिया कराओगे तो वो H2SO4 खत्म नहीं होगा। कहां से खत्म होगा? वो जो है एथिल अल्कोहल आपका डाई एथिल ईथर में कन्वर्ट होता जाएगा और H2SO4 काम करता चला जाएगा, बनने यूज होगा फिर निकल आएगा, फिर यूज होगा फिर निकल आएगा, खत्म थोड़ी होगा वो। केवल आपका एथिल अल्कोहल खत्म होगा और वो डाई एथिल ईथर में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो इतना कर लो। इसमें हम जो है सबसे पहले C2H5OH और H2SO4 को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं और C2H5HSO4 जैसे ही जब बनता है तो पुनः जो है कुल मिला के 100 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमें डाई एथिल ईथर बनते हैं। इनमें जो उपकरण प्रयुक्त होते हैं कुछ इस प्रकार से है। इसमें देखिए एक गोल पेनी का फ्लास्क है, इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क या इसी को डिस्टिलिंग फ्लास्क कहा जाता है। अब क्योंकि ये गोल होता है इसीलिए इसको गोल पेनी का फ्लास्क बोलते हैं, इसको डिस्टिलिंग फ्लास्क कहा जाता है। ठीक, इसमें जो है एक थिसिल फनल लगा होता है जिसे हम हिंदी में ड्रॉपिंग फनल या बिंदुकारी फनल, हिंदी में बिंदुकारी फनल के नाम से जानते हैं और इसी के बगल एक थर्मामीटर लगा होता है जिससे हमें टेम्परेचर नापते रहते हैं कितने के रेशियो में चल रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये निकास नली होती है इसी में लगा होता है हमारे फनल, ऐसे जो हमारा फनल गोल पेनी का फ्लास्क होता है इसी में एक गर्दन वाला होता है, तो गर्दन लगा होता है। इस गर्दन में हम जो है कंडेंसर लगाते हैं। ये हमारा जो लगा हुआ है इसको कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर का काम क्या है? देखो कंडेंसर में जल भरा होता है, पूरे कंडेंसर में जल भरा होता है। ये पाइप यहाँ से ऐसे चली आती है और इसके चारों तरफ जल भरा रहता है। नीचे से वाटर जो है इन करते हैं, वाटर यहाँ से इन होगा, यहाँ से वाटर इन होगा और दूसरे ऊपर वाले सिरे से वाटर आउट होता है। तो अब वाटर जो इन होगा वो जाहिर सी बात है ठंडा होगा और जब निकलेगा तो गर्म निकलता है। ठीक है, तो और करता क्या है, जो भी यहाँ से डाई एथिल ईथर बनते हैं इस बीच से रास्ते से वाष्प उसकी गुजरती है तो ये इसको ठंडा कर देता है और यहाँ बूंद बूंद हो करके आगे ये एडाप्टर लगा है, इसका नाम एडाप्टर होता है। एडाप्टर जो है ग्राही से जुड़ा हुआ होता है। ग्राही ऐसा लेते हैं जिसमें सिंक लगा होता है, टू सिंक, यानी यहाँ से मुंह लगा के खींचा जाता है, ये सिंक होता है, इसे सिंक बोलते हैं। और ये ग्राही है, ग्राही हम जो है बर्फ में रखे होते हैं। किस में रखे होते हैं? बर्फ, आइस में रखा रहता है। और ये हमारा नीचे जो है इसे जो बोलते हैं ये हमारा आप सैंड बाथ बोल सकते हैं या आयल बाथ या जो है चाहे वाटर बाथ कहिए, चाहे सैंड बाथ कहिए, चाहे आयल बाथ, तीनों में से कोई एक का प्रयोग करते जो ये कटोरा लगा हुआ है। ठीक, और इसके नीचे स्टैंड है, ये बगल वाला स्टैंड है, ये बर्नर है। इतना समझ में आ गया? अब होता क्या है कि जो हमारा ये गोल पेनी का फ्लास्क है इसमें हम एथिल अल्कोहल और कांग H2SO4 ले लेते हैं। सबसे पहले एथिल अल्कोहल और कांग H2SO4 ले लेते हैं और फिर इसको धीरे धीरे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं जिससे हमें डाई एथिल ईथर बनता है। और जब पहले चरण में जो है एथिल H2SO4 यूज होता है और दूसरे चरण में जो है वो वहां H2SO4 फिर निकल आता है। तो इस प्रकार से डाई एथिल ईथर जो बनता है इसकी वाष्प निकास नली की सहायता से कंडेंसर में भेजते हैं और कंडेंसर में भेज करके जो है ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए देखिए इसमें वायु का होना आवश्यक है, इनमें वायु कहीं नहीं चाहिए, तो इसके लिए सिंक की सहायता मुंह लगा के खींचते हैं। सिंक का मतलब है प्रोसेस शुरू करने से पहले ये मुंह लगा के खींचते हैं जिसमें जो भी ऑक्सीजन रहती है वो सब बाहर निकल आते हैं, सब के सब
बाहर निकल आते हैं तब अब क्रिया स्टार्ट करते हैं। इसीलिए लगा है H2C, यहाँ से खींचेंगे जितना ऑक्सीजन होगा निकल के बाहर आ जाएगा, तब फिर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो है जो H2SO4 होता है, H2SO4 पहले यूज होगा फिर निकल आएगा। तो इस प्रकार से हमें हमेशा लगातार जो है हम इससे डाई एथिल ईथर बना सकते हैं। इसीलिए थिसिल फनल लगा है, इसमें हम एथिल अल्कोहल भर लेते हैं और एथिल अल्कोहल लगातार धीरे धीरे गिराते रहते हैं और वो धीरे धीरे डाई एथिल ईथर में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, जब अगर हम कांग H2SO4 प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे कांग H2SO4 जो है एथिल अल्कोहल द्वारा जो है वो SO2 में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? SO2 में। तो इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है थोड़ी मात्रा जो है H2SO कांग H2SO4 की मिलानी आवश्यकता होती है, यानी थोड़ा मिलाना पड़ता है। अगर नहीं मिलाते हैं तो हमारा कांग H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 परिवर्तित हो जाता है। तो थोड़ा बहुत मिलाते हैं। अगर हम बेंजीन सल्फोनिल एसिड का प्रयोग करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो है वो चेंज नहीं होता है। तो इससे हमें आविरत मतलब इधर से आप जो है टोटी ढीला कर दो, हमेशा एथिल अल्कोहल गिरता रहे, तो इधर हमेशा डाई एथिल ईथर बनके निकलता रहेगा। आविरत कंटीन्यूअस जो है हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया? इसमें होता क्या है कि जो हमारा थिसिल फ्लास्क होता है उसमें एथिल अल्कोहल और कांग H2SO4 ले लेते हैं और फिर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे हमें जो है डाई एथिल ईथर बनता है और जो है ग्राही में संघनित्र द्वारा उसे ग्राही में एकत्रित किसमें भरे? आइस में भरे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। ठीक, ग्राही में रखे बर्फ आइस में रखी, हाँ ग्राही में आइस यानी बर्फ में रखे ग्राही को, जैसे क्या ये ग्राही है, ग्राही जो है बर्फ में रखे ग्राही में जो है डाई एथिल ईथर एकत्रित कर लेते हैं। ठीक, यहाँ बूंद बूंद करके गिरेगा और यहाँ से वाष्प आएगा। अब इसमें जो H2SO4 है, अगर आप कांग H2SO4 लेते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है H2SO4 मिलाएंगे, जिससे हमें कंटीन्यूअस जो है डाई एथिल ईथर बनता रहता है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में जो है हम डाई एथिल ईथर का निर्माण करते हैं। आप जान रहे हैं कि ये जो है H2O निकल रहा है, हर अभिक्रिया में H2O निकल रहा है, तो धीरे धीरे जब H2O निकलेगा तो जो आप कांग H2SO4 लिए थे वो क्या होगा? डाइल्यूट में नहीं चेंज हो जाएगा, और जब उसका डाइल्यूशन में आ जाएगा तो हमें थोड़ी देर बाद जो है उसमें H2SO4 मिलाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ले लेते हैं तो हमें H2SO4 मिलाने के इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो है, अगर H2SO4 के स्थान पे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल लेते हैं तो हमें दोबारा मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है और कंटिन्यूअस लगातार हमें जो है डाई एथिल ईथर बनता रहेगा। इधर से अल्कोहल डालते रहो, उधर से डाई एथिल ईथर लेते रहो। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से प्रयोगशाला में बनाया